प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो राष्ट्रीय स्तर के विषयों से संबंधित है। इस वीडियो पर हम लोग के पढ़ने का प्रारूप वस्तुनिष्ठ एवं विहंग अवलोकन पर आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर विकल्प आधारित होगा और विहंग अवलोकन का अर्थ है विहंग की तरह अवलोकन, पक्षी की तरह अवलोकन, केवल ऊपरी तौर पर अवलोकन, सरसरी निगाहों पर अवलोकन, संक्षेप में अवलोकन। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के विषय को और देखते हैं कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ हमारे पास क्या है। इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए क्या सही है? कथन 1 है, यह गतिविधि छात्रों को दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं के हल प्रदान करने मंच प्रदान सुलभ कराता है। पहला कथन है। तो पहले कथन की अगर हम लोग जांच करें तो जी हाँ, हमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है या जो भी हैकाथॉन होते हैं, ये जो भी हैकाथॉन होते हैं, इस हैकाथॉन में क्या किया जाता है कि जो शोधार्थी होते हैं, जो शोध कार्य में लगे होते हैं या जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनको एक व्यवहारिक समस्याएं दी जाती हैं, जो दैनिक जीवन की जो डेली लाइफ की समस्याएं होती हैं और जिसके लिए हम लोगों को कुछ तकनीक की ज़रूरत है, कुछ सॉल्यूशन की ज़रूरत है, तो उसके समाधान तलाशने को कहा जाता है। जैसे कि आज सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत प्लास्टिक को प्रतिबंध कर रखा है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो यह एक बड़ी समस्या है और यह एक आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्या है। तो आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार जब उस शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से या जो शोध करने वाले विद्यार्थियों से जब कोई उपाय मांगता है और तो ऐसे मंच को हैकाथॉन के नाम से जाना जाता है। और ये तो जैसे प्लास्टिक के मामले में हो गया कि कोई एक ऐसा शोधार्थी यह सुझाव दे कि प्लास्टिक के जगह हम लोग बम्बू से बने हुए थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और भी कई नई चीज़ें ला दे या कुछ ऐसा थैला ले आए जिसमें प्लास्टिक के जैसे ही गुण हो और वह बायोडिग्रेडेबल भी हो, जैव निम्नीकृत हो। प्लास्टिक अजैव निम्नीकृत होता है। तो हैकाथॉन क्या रहता है? डेली लाइफ के समस्याओं को सुलझाने के लिए जो शोधार्थी या विद्यार्थी आमंत्रित किए जाते हैं और जब वो वहाँ प्रॉब्लम सुलभ कराते हैं तो ये उस मंच को हैकाथॉन कहा जाता है। तो यह बिल्कुल सही नज़र आता है। यह साइबर अपराध से जुड़ा हुआ शब्द है तो बिल्कुल नहीं, गलत है। यह साइबर अपराध से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि अगर साइबर अपराध हो रहे हैं तो साइबर अपराध को रोकने के लिए एक फायरवॉल होना चाहिए, जैसे चीन का ग्रेट फायरवॉल है। तो उसके इंटरनेट क्षेत्र में जाने के लिए वो लगातार निगरानी करता है, एक फायरवॉल बना के रखा है। तो कुछ साइबर समस्याओं के निराकरण मान सकते हैं, लेकिन हैकाथॉन का संबंध किसी साइबर अटैक से जुड़े किसी तकनीकी शब्द से नहीं है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय AICTE एवं I4C द्वारा किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हैकाथॉन के आयोजनकर्ता को भी आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे तो यहाँ विकल्प 1 और 3 सही नजर आता है। ये हैकाथॉन से संबंधित जानकारी है। प्रधानमंत्री का ये जो हैकाथॉन है लीक से हटकर सोचने की प्रथा को जन्म देता है, खासकर युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास रहा है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। SIH यानी कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन छात्रों को समाज, संगठनों और सरकार की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करने की देशव्यापी पहल है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद संबंधी नवाचार, समस्या समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करना है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे इस बार क्या व्यवहारिक समस्याएं दिए गए थे कि मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेख हैं और वे तो उनका देवनागरी लिपि में अनुवाद कैसे हो, या जो OCR है ऑप्टिकल
करेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसके अब संबंध में भी जैसे फोटो से ही किसी शब्दों को लिखे हुए को रिकॉग्नाइज करने लेना, उसको OCR कहते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का भी लाना है और युवाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पर और भी है, 3D मॉडल है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सड़कों की स्थिति आदि से जुड़ी समस्याएं हैं। जब भी आपदा आती है, सड़क टूट फूट जाते हैं, तो कोई हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था हो, कुछ ऐसी तकनीक हो जिससे हम लोग निगरानी कर पाएँ, जल्दी से जल्दी सड़क का मरम्मत कर पाएँ। तो जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उसको यहाँ पर लिया जाता है और इसकी सफलता को देखते हुए इसको जूनियर तौर पर भी शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि यह जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, जो SIH है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। आगे चलते हैं, ये देख रहे हैं कुशियारा नदी जल समझौता के संबंध में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य का विषय है, बिल्कुल सही है। तो यह भारत और बांग्लादेश के मध्य का ही विषय है मेरे साथियों, क्योंकि ये जो कुशियारा नदी है इसका संबंध कहाँ से है, तो बराक नदी से। तो ये जो बराक नदी है यह भारत में बराक नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन त्रिपुरा और असम के पास आते ही यह नदी दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, एक सुरमा में बढ़ जाती है और दूसरा कुशियारा में बढ़ जाती है। एक सुरमा में और दूसरा कुशियारा में ये नदियां आके फिर से मिल जाती हैं और नीचे इनको बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सुरमा नदी है यह बांग्लादेश है, यह भारत है। तो यह जो विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। कुशियारा नदी बराक नदी की एक वितरिका है, जरूर हाँ, यही तो बराक नदी है, आप देख रहे हैं। बराक नदी की ही तो दो वितरिकाएं हैं, सुरमा नदी और कुशियारा नदी। तो यानी कि दोनों ही कथन सही है, तो विकल्प दूसरा होना चाहिए। तो ये आप देख रहे होंगे, बराक नदी के बारे में भी आप यहाँ जान लीजिए। ये बराक नदी को आप देख रहे होंगे, तो बराक जो नदी है, जो बराक नदी है यहाँ कहीं से ऐसे निकल कर आती है और यह दो भागों में बढ़ जाती है, एक सुरमा एक कुशियारा नदी में। तो बराक नदी का उद्गम स्थल मणिपुर की पहाड़ी है, विसर्जन कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में, लेकिन मेघना नाम से। अपवाद क्षेत्र म्यांमार, भारत और बांग्लादेश हैं। भारत में अपवाद क्षेत्र नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, यह राष्ट्रीय अपवाद क्षेत्र है और यह राष्ट्र के अंदर का। वितरिका दो हैं, सुरमा और कुशियारा नदी हैं। सुरमा और कुशियारा के संगम के पश्चात यह बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। जब दोनों मिल जाती हैं सुरमा और कुशियारा, तब इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तिपाई मुखी बांध कहाँ है, तो बराक नदी में ही है और कौन से राज्य में है, तो मणिपुर राज्य में है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, और भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त नदी आयोग कार्य करता है, जो नदी से जुड़े विवादों को हल करने के लिए समर्पित है और इसका गठन वर्ष 1972 में किया गया था। और ये जो JRC है, इनका जो नेतृत्व है, चेयरमैन है, वो जल संसाधन मंत्री दोनों देशों के होते हैं। आगे चल लेते हैं, एक राष्ट्र एक उर्वरक का संबंध है। प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। जी हाँ, हमारे देश में जो रासायनिक उर्वरक है उनकी कालाबाजारी को रोकने के लिए, रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने के लिए किसको, तो रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने के लिए, ब्रांड युद्ध को खत्म करने के लिए और परिवहन लागत में कमी लाने के लिए इस वर्ष वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स की शुरुआत की जाएगी। कब से की जाएगी, तो 2 अक्टूबर 2022 से। और वन नेशन वन फर्टिलाइजर को अंजाम दिया जाएगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक
परियोजना से, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना से इसको अंजाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत भारत में जितनी भी खाद के बैग हैं, जो खाद के बैग हैं या जो खाद हैं, इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों आएंगे। इन सभी को अब अपने जो बैग होंगे वह भारत ब्रांड से बेचा जाएगा। अब अलग अलग ब्रांड के नेम से भारत में रासायनिक खाद नहीं आएंगे, उन सबको एक ही एकल ब्रांड भारत नामक ब्रांड से बेचा जाएगा। और जो खाद का बैग रहेगा 2/3 में ये भारत जो ब्रांड लिखा रहेगा, जैसे अगर यूरिया है तो भारत यूरिया, और अगर MOP है म्यूरेट ऑफ पोटास है तो भारत MOP, और अगर DAP है तो भारत DAP। साथ में वहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना का भी लोगो लगा रहेगा, और साथ में ये भी लिखा रहेगा कि यह सब्सिडी से प्रदान किया जा रहा है। 1/3 पर कंपनियों को हक होगा कि वो अपने बारे में सूचनाएं प्रकाशित कर सकते हैं। तो यह जो लाया गया है एक राष्ट्र एक उर्वरक, इसके तहत जो मुख्य बात यह है कि भारत में अब सभी खाद, चाहे वो निजी कंपनी द्वारा उत्पादित किए जा रहे हो, चाहे वो सार्वजनिक कंपनी द्वारा, अब वो एकल ब्रांड नाम से आएंगे, भारत नाम से। और यह जो है इसमें 2/3 में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो भी लगाना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि यह उर्वरक सब्सिडी पर प्रदान की जा रही है। 1/3 में आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो यह भारत का एक राष्ट्र और एक उर्वरक की योजना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस योजना के तहत सभी उर्वरक एक ही ब्रांड भारत के नाम से बेचे जाएंगे। तो कथन 2 भी सही है, यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं तो दोनों कथन सही है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ये जानकारी लिखी हुई है जो मैंने बताया है, और इसको 2 अक्टूबर 2022 से शुरू किया जाएगा। आप इसको पढ़ लेंगे क्योंकि मैंने मुंह से ही बता दिया है, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह का आयोजन स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। जी हाँ, 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वर्ल्ड वाटर वीक का आयोजन किया जा रहा है। वर्ल्ड वाटर वीक का आयोजन किया जा रहा है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक, और इसको आयोजित करने का काम स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है यह स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट है, SIWI आयोजित करता है इस सप्ताह को। और इस वर्ष का थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। जी हाँ, और यह क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका जो 6वां गोल है वह वाटर से रिलेटेड है। तो जल के संरक्षण के लिए, जल के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, जल के निगरानी के लिए, और सबसे ज़रूरी आम जनमानस में जल के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए। जल के संबंध में जागरूकता भारतीय निवासियों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत में विश्व की 17% आबादी निवास करती है और पीने योग्य पानी का मात्र 4% है। तो किस तरीके से संघर्ष घमासान मचेगा भविष्य में, यही आंकड़े हमें बता रहे हैं। तो इस सप्ताह का आयोजन भारत में महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस वर्ष का थीम है भूजल, ग्राउंड वाटर पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और इसकी तारीख क्या है? तो सप्ताह 23 जुलाई से 21 अगस्त तक है। तो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन था वो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जानकारी है यहाँ पर, और है कि भारत में भी यह आयोजित किया जाएगा, और यह जो सप्ताह है 1991 से आयोजित किया जा रहा है, और SDG का जो 6वां लक्ष्य है उससे संबंधित है। और भारत में भी इसका नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा के जो महानिदेशक हैं वो भी जल सप्ताह में शामिल होंगे, और शामिल होने के दौरान वह अर्थ गंगा मॉडल पर बात करेंगे। अर्थ गंगा मॉडल पर हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से, कहाँ तो जो प्रतिदिन वाले वीडियो में विस्तार से। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत में भी इसको जोर शोर से मनाया जाएगा। अर्थ गंगा परियोजना के
के संदर्भ में सही है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में जरूर। हाँ, तो जो गंगा नदी है यह उत्तराखंड से निकलकर ऐसे बहती है। तो ये जो गंगा नदी है इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, अगर यह गंगा नदी है, अगर आप ये देख रहे होंगे ये गंगा नदी है, तो ये गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और इस आर्थिक विकास में स्थानीय समुदायों को भी लिया जाएगा, यानी कि स्थानीय समुदायों के मांग और आकांक्षा और आशाओं के अनुरूप ही यहाँ पर आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे यहाँ जो भी खेती होती है, इन खेती को हम लोग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तहत करना है। सुभाष पालेकर जी ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का आविष्कार किया है, यह कर्नाटक से है। और मैं बता दूं आकांक्षियों कि यह ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग होता है। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में सामान्यताएं हैं, लेकिन कई असामान्यताएं भी हैं, दोनों एक ही तो नहीं है। तो जैसे जो गंगा के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है, जैविक खेती को नहीं। ऑर्गेनिक खेती का मतलब होता है जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग है प्राकृतिक खेती है। तो सुभाष पालेकर जी कर्नाटक से हैं, जिनको माना जाता है जिन्होंने यह जो शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का आविष्कार किया है। तो गंगा के आसपास क्षेत्रों में हम लोग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। और किसानों के लिए अभी गंगा नदी में जल परिवहन भी है, नेशनल वाटरवेज नंबर 1। तो टर्मिनल्स बनाए गए हैं, तो उन टर्मिनल्स में ऐसी व्यवस्था की जाए कि यहाँ जो किसान उत्पाद तैयार करते हैं उनके भंडारण की व्यवस्था हो, उनके परिवहन की व्यवस्था हो, उनके रोरो की व्यवस्था हो, रोल ऑन रोल ऑफ की व्यवस्था हो, एक से निकालने के दूसरे से चढ़ाने की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और ये जो आर्थिक विकास है यह सतत विकास पर आधारित होना चाहिए। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने इसका अवधारणा प्रस्तुत किया था। इस योजना का गंगा नदी के आसपास क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी से सतत विकास पर आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। जी हाँ, सतत विकास होना चाहिए, स्थानीय आबादियों को भी साथ में लेना है। इसके तहत टर्मिनल्स में किसानों के उत्पादों के लिए सुविधाएं एवं कम लागत वाली बुनियादी और संरचनाएं उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही है। गंगा के आसपास क्षेत्रों में शून्य बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये भी सही है, यानी कि सभी कथन सही हैं। ये उससे जुड़ी जानकारी है। जो प्रश्न हम लोग देखे हैं, जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने ही तो तैयार किया है, तो इसको आप पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये प्रश्न देख रहे हैं CSA9 क्या है। CS9 एक मेलवेयर है, एक कोविड-19 का वेरिएंट है, बैक्टीरिया है, या फिर यह एक बैंकिंग कोड है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही नहीं है। इसमें एक पांचवा ऑप्शन आएगा कि यह एक जीन है। यह एक जीन है, ना तो मालवेयर है, ना ही कोविड-19 का एक वेरिएंट है, ना ही यह बैक्टीरिया है, और ना ही यह एक बैंकिंग कोड है। दरअसल यह एक जीन है जो एक फंजाई में पाया जाता है। उस फंजाई का नाम है कैंडिड अल्बिकन्स। कैंडिडा एल्बिकन्स एक कवक होता है, उसी कवक में यह CSA9 गुणसूत्र पाया जाता है। यह जो गुणसूत्र है CSA9, यह इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इम्यूनो, इसको अच्छे से हम लिख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड जो पेशेंट होते हैं, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड जो पेशेंट होते हैं, यानी ऐसे पेशेंट या ऐसे मरीज, जब कोई मरीज बनता है तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है। तो जैसे जो HIV के मरीज होते हैं, जो एड्स के मरीज होते हैं,
जो कैंसर के मरीज होते हैं और जो आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट के जो मरीज होते हैं उनका प्रतिरक्षा तंत्र सही तरीके से कार्य नहीं करता है। और जब किसी मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम सही तरीके से कार्य नहीं करता है तब हमारे आंत्र में रहने वाला एक कवक जिसका नाम कैंडिडा अल्बिकन्स है जो हमारे आंत में रहता है, लेकिन जब तक हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है तब तक वह आंख नहीं उठाता है। जैसे ही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है आंख उठाता है और जो उसका होस्ट सेल होता है यानी जिस कोशिका में रहता है उसी कोशिका को मार के पूरे शरीर भर में वृद्धि करता है और हमको कैंडिडियासिस रोग हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यह एक जीन है। CSA9 के विषय में क्या सही है? कैंडिडा अल्बिकन्स कवक में पाए जाने वाला गुणसूत्र है, देखिए सही है। CSA9 गुणसूत्र कैंडिडियासिस नामक रोग का कारण बनती है। जैसे कोई मरीज हो गया HIV का तो उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होते ही हमारे आंत्र में उपस्थित यह कवक अपने जादू दिखाना शुरू करता है और जिस कोशिका में रहता है उसी कोशिका को मौत के घाट उतारता है, पूरे शरीर में फैलता है और कैंडिडियासिस रोग हमारे शरीर में पैदा करता है, जिसके शिकार इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज होने का मतलब HIV, एड्स, कैंसर और ICU वाले मरीज, इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU का मतलब क्या है? तो इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि ऐसे मरीज जिनको गहन देखभाल की जरूरत है। तो दोनों ही कथन सही हैं, तो यानी कि तीसरा दोनों कथन सही है। ये यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है कि हाल ही में पहचाना गया एक नया गुणसूत्र जीन CSA6 ऐसे कवकीय फंगल संक्रमण कैंडिडियासिस को रोकने के लिए कुंजी बन सकती है। तो अभी अगर ये जो कैंडिडा अल्बिकन जो कवक है उसके जो गुणसूत्र है CSA6 यही रोग फैलाता है। तो अगर हम लोग इसको जान गए हैं, अगर किसी के शरीर में यह गुणसूत्र मिलेगा यानी कि उसको कैंडिडियासिस रोग होने वाला है। तो ये जो गुणसूत्र है इसका खोज महत्वपूर्ण है। जो विशेष रूप से जो मरीज हैं उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। अगर यह नहीं जानते तो अगर हम लोगों जांच करते तो पर भी उसका रोकथाम कैसे करते? जब जान ही नहीं पाते कि कौन सा गुणसूत्र रोग पहुंचा रहा है तो उसको कैसे नियंत्रित करते और दवाई भी कैसे बनाते? अब हम ऐसी दवाई बनाएंगे जो कवक है तो उस कवक के इस गुणसूत्र को ही टारगेट करेगा वो दवाई, क्योंकि यही रोग का कारण है। कैंडिडियासिस एक रोग है जो अक्सर गहन देखभाल इकाई ICU इंटेंसिव केयर यूनिट के रोगियों, कैंसर रोगियों, प्रतिरक्षा समझौता प्रणाली, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो सिस्टम की कम सक्रियता वाले मरीजों को ही यह टारगेट करता है। कैंडिड अल्बिकन क्या है? तो कैंडिडा अल्बिकन्स की एक कवक प्रजाति में की गई है। ये जो खोज है एक फंगस है, जरा सा कैंडिड अल्बिकन क्या है? एक फंगस है जो आपके कपड़ों में लगता है बरसात के दौरान और यह हमारे जठरांत्र में रहता है। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है वहाँ पर यह निवास करता है और जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है तब यह आक्रमण करता है और एक रोगजनक की भांति कार्य करने लगता है। तो इसको भी ध्यान से देखेंगे आप लोग। यह उसका चित्र है, यहाँ पर दिखाया गया है और यह चित्र के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है। तो यह एक कवक है और यह एक रोग है। कहाँ रहता है? तो यह लिखा हुआ है। आगे चलते हैं और इसकी खोज किसने की है? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर में है और एक फ्रांस के एक जो संस्था है इंस्टीट्यूट पास्चर, उसने भी यहाँ पर सहायता की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यह बता देगा कि कहाँ हम लोग को उस कवक को कैंडिडा अल्बिकन्स को कैसे निष्क्रिय करें, उसके द्वारा प्रभावित जो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको कैसे रोका जाए, ये महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं देश के किस आदिवासी
बहुल जिला को देश का प्रथम कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला घोषित किया गया है? तो मंडला को किया गया है। मंडला इस देश का पहला कार्यात्मक रूप से कार्यरत आदिवासी जिला बन चुका है। आदिवासी जिला, अगर ऐसे सामान्य जिलों में तो केरल का एर्नाकुलम है देश का पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला। अभी इस जो मंडला है, इसका जो मंडला के जिले का हर निवासी अपना नाम लिख सकता है और अपने नाम को पढ़ सकता है। साक्षर होने का अर्थ यह है। ये वहाँ की कलेक्टर है हर्षिता जी, और इनके द्वारा कुछ बातें की गई हैं कि उन्होंने इसको कैसे अंजाम दिया। तो 2011 के जनगणना में वहाँ का जो साक्षरता दर था वह 68% था, और इसको 100 तक लाने के लिए उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं बनाई। इसमें आंगनबाड़ी का सहारा लिया गया, बच्चों का सहारा लिया गया, पंचायतों का सहारा लिया गया। हाँ, तो ऐसे कई जगहों का सहारा लेकर इन्होंने मंडला में साक्षर स्तर को 100% ले गई। ये भी आप में ध्यान में रखेंगे। जो मंगला जिला है भौगोलिक रूप से कठिन परिस्थिति वाला जिला है, आदिवासी बहुल जिला है, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और वहाँ साक्षरता अगर 100% पहुँचती है तो जरूर यह हर्ष का विषय है। प्रश्न देखेंगे तो F/A-18 सुपर हॉर्नेट एक तोप है, पहला कथन है। तो F/A-18 सुपर हॉर्नेट पोत नहीं है, एक विमान है। एक क्या है? विमान है। विमान होने का मतलब है एक एयरक्राफ्ट है। तो पहला कथन तो सही। इसका निर्माण अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा किया गया है, तो दूसरा सही है। तो यानी कथन 2 सही है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अभी भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित पहला जो एयरक्राफ्ट है वह शामिल किया गया है, विक्रांत। तो विक्रांत में उन्होंने बोला विक्रांत बहुत बड़ा है, और ये जो INS विक्रांत युद्धपोत है, इस युद्धपोत में से हवाई जहाज भी उड़ सकता है, विमान भी उड़ सकता है। तो बोइंग कह रही है कि आप INS विक्रांत में इस F/A-18 को रख लीजिए, और आपका जो नौसेना प्रतिरक्षा तंत्र है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अभी भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1 को निर्मित किया है, जिसका नाम दिया उन्होंने विक्रांत। क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ से गए तो एक युद्धपोत छोड़ गए थे, उसका नाम था क्या? विक्रांत, और उसने 1971 की लड़ाई में काफ़ी बढ़िया योगदान दिया था। तो उसी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अभी ये जो नवनिर्मित युद्धपोत है उसका नाम भी विक्रांत रखा गया है। और यह जो युद्धपोत की विशेषता यह है कि यह विमान वाहक युद्धपोत है, यानी अपने साथ विमान को रख सकता है और वहीं से विमान उड़ सकती है। इतना बड़ा है कि विमान के लिए रनवे भी बना हुआ है। तो बोइंग यही कह रहा है कि आप इस विक्रांत में हमारे F/A-18 को रखिए, जो सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान है, तो यह आपकी नौसेना को और मजबूत करेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं भारत के नवीन मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित जी का क्रम कौन सा है? तो 49वां है। ये आप उदय उमेश ललित जी का चित्र देख रहे हैं, और यह भारत के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये स्थान ले रहे हैं NV रमना का स्थान लेंगे उदय उमेश ललित जी। अब इनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में, ये आंकड़े किसके हैं? सुप्रीम कोर्ट के। वर्ष 2015 में लंबित मामलों की संख्या 55,000 थी, वर्तमान में 71,000 से भी अधिक हो गई है। यानी कि मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जो लॉकडाउन का समय था, कोरोना महामारी के दौरान केसों की संख्या में तो आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। 2019 में न्यायाधीशों की संख्या 34 तक बढ़ोतरी हुई, लेकिन केसों की मामले में कमी नहीं आई है। लंबित मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। संख्या 31 से लेकर 34 की गई थी। कार्य योजना इन्होंने क्या बनाया हुआ है? 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आश्वासन दिया है कि उच्चतम न्यायालय में पूरे वर्ष कम से कम एक संविधान पीठ काम करेगी। संविधान पीठ में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है? तो 5। तो ये संविधान का जो अनुच्छेद 145(3) है, वहाँ स्पष्ट रूप से जानकारी है
कि जो संविधान पीठ होगा वहाँ कम से कम 5 सदस्य होंगे, कम से कम, अधिक से अधिक ज़्यादा भी हो सकते हैं अधिक, लेकिन कम से कम 5 होना जरूरी है, तभी वो संविधान पीठ संविधान से जुड़े मामलों की सुनवाई कर पाएगी। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। और ये जो संविधान पीठ है यह परमानेंट नहीं होता है, वह वर्तमान में जरूरत पड़ने पर गठित की जाती है। तो उदय उमेश ललित जी यही कह रहे हैं कि ये संविधान पीठ पूरे वर्ष भर काम करेगी, वर्तमान में जरूरत पड़ने पर गठित की जाती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं और आगे देख रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो 29 अगस्त को किया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती को। उनका जन्म 1905 में हुआ था, 29 अगस्त को ही हुआ था उनका जन्म, इसीलिए 29 अगस्त को, क्योंकि यह ओलंपिक में भारत के लिए बहुत अच्छा कार्य किए हैं, इसीलिए इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है तथा इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। तो ये मेजर ध्यानचंद से जुड़ी जानकारियों को भी अपने मस्तिष्क में बसाकर रखें और राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि को भी, यानी कि 29 अगस्त को। आगे चलते हैं, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास सेना के किन किन देशों के मध्य में होती है। तो वज्र प्रहार जो यहाँ पर युद्ध अभ्यास है वह भारत और अमेरिका के बीच में होती है। भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बलों ने वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया। तो ये आप जान रहे हैं। और ये जो युद्ध अभ्यास करेंगे, इनका यहाँ पर युद्ध अभ्यास के दौरान जो गतिविधि होगा वह गुप्त, आतंकवाद विरोधी और अन्य विशिष्ट ऑपरेशन पर करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच में और अन्य युद्ध अभ्यास भी होते हैं, जैसे कि टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है, जो आपदा राहत एक अभ्यास है। कोप इंडिया भी भारत और किसके बीच में होगा, अमेरिका के बीच में। कौन सा विंग, तो वायुसेना। रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है। और देख रहे होंगे तो यह बहुपक्षीय वायुसेना सैन्य अभ्यास है। एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो एशिया कप का आयोजन बांग्लादेश में नहीं किया जा रहा, ना ही श्रीलंका में, न तो भारत में। इसका आयोजन किया जा रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यानी कि UAE में। लेकिन इसका मेजबानी कर रहा है श्रीलंका। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो श्रीलंका, क्योंकि यह जो एशिया कप था वह श्रीलंका में होना था। लेकिन श्रीलंका में अभी आर्थिक और राजनीतिक संकट है, इसके मद्देनज़र इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया, तो UAE में, यानी कि इसका सही विकल्प होगा चौथा। आगे चलते हैं, DRDO नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है, तो समीर V कामत जी हैं। ये भी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस साप्ताहिक समसामयिक जो घटनाएं हैं जो वस्तुनिष्ठ और विहंग अवलोकन पर आधारित थे, इसका समापन हो चला है और मैं आप सभी से विदा चाहूँगा। और यह इस BT का इस प्रारूप पर पहला वीडियो है, तो यह वीडियो आपको किस तरीके से मदद कर रहा है या इसमें और कुछ क्या सुधार हो सकते हैं, तो सारी अगर आप लोग फीडबैक दे देंगे हमें तो काफ़ी सहायता होगी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही।